हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026। इसका रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, आज इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम तक ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे कम से कम 50 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कम से कम 50 टॉपिक्स। और वो पूरे सिलेबस पे बेस्ड होंगे। कुछ लोग जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो पूछते हैं कि करंट अफेयर्स का भी मिलेगा क्या। करंट अफेयर्स सिलेबस से अलग नहीं है। जब हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें सभी चीजें आ जाती है। एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरा पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट डिस्कस किया है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये ट्राइबल इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम पहला टॉपिक था। इसका जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया हमने, 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कहां से किसने लीड किया, जिन पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश का मतलब इतिहास की आजादी से पहले कौन कौन से रीजन आते थे, फिर आजादी के बाद में क्या ये जो 3 पार्ट बनाए गए, फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, और फिर छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में। इसके बाद में हमने सेंसस 2011 का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिस्कस किए हैं, लिटरेसी के और जो पॉपुलेशन है उसके। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट प्रमुख नदी घाटियां परियोजनाएं, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ये हमने डिस्कस किया है। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो छठा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि अभी 28 जून से 28 जून 2026 से और 30 जून 2026 तक 3 दिन के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 3 दिन के लिए इसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है। 50% का डिस्काउंट है 3 दिन के लिए। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सबसे इजी है, आप इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 1 तारीख से आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, साथ में जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो मिलते रहेंगे। इसमें अगर अभी भी देखिए 15 दिन के आसपास का टाइम है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो आप सिंपल सा एक काम कर लीजिएगा। ये ज्वाइन करने के बाद जो इसमें अभी 35 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं उन टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पढ़ना और उसके बाद में पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। तो अभी आप आराम से यहाँ से 35 क्वेश्चन यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्योंकि साथ में रिवीजन टेस्ट भी चलेगा। थोड़ा सा 15 दिन आपको जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये जो प्रैक्टिस टेस्ट अभी तक करवाए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसका पूरा डिटेल में पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो ये 15 दिन में आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और इस बार वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में पिछली बार जितना कट ऑफ नहीं जाएगा। पहले सब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे और कुछ 2-4 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल में सही निकल जाते थे, बाकी तो जो एक्चुअल में आते हैं वही होते हैं। लेकिन अब वो नहीं होगा। अगर किसी ने हिट एंड ट्रायल ट्राई किया, तुक्केबाजी ट्राई किया, तो जो सही किए हैं उनमें से भी कटेंगे। इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको इंपॉर्टेंट की नेगेटिव मार्किंग है इस बार। और ये आप यहां से ले सकते हैं, 50% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है 28, 29 और 30 जून 3 दिन के लिए। लेट्स बिगिन। ये जो पार्ट सेकंड है इसका जो पहला टॉपिक या कंटिन्यूअस में टॉपिक नंबर 6, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसमें यह अधिनियम है समाज के जो कमजोर और शोषित वर्ग, जिन्हें एससी एसटी कहा जाता है, उनके खिलाफ जो भेदभाव, अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए ये एक कड़ा कानून बनाया गया था। हालांकि जब ये कानून बनाया था उस टाइम पे ये चीजें होती थी, लेकिन अब इसके कई मिसयूज भी देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखें हम, तो ये कब पारित हुआ था, कानून संसद से कब पारित हुआ था। तो ये कानून संसद से, पार्लियामेंट से इसको पारित किया गया था 11 सितंबर को। 11 सितंबर 1989 को, 11 सितंबर 1989 को ये पार्लियामेंट से पारित हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अब ये लागू तो 11 सितंबर को हो गया था, लेकिन ये पारित 11 सितंबर को हो गया था, लेकिन ये पूरे देश में लागू कब से हुआ है,
तो पूरे देश में ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 से। 30 जनवरी 1990 से ये लागू हो गया था। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इस एक्ट में टोटल जो चैप्टर हैं 5 चैप्टर हैं, और टोटल इसमें जो सेक्शन है, धाराएं हैं, वो 23 धाराएं हैं। 5 चैप्टर और 23 धाराएं हैं इसमें। और इसका उद्देश्य, पर्पज क्या है? SC ST के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उन पे होने वाले अत्याचारों के अपराधों के निवारण, उनको राहत, पुनर्वास और अपराधों में फास्ट ट्रायल हो, और इसके लिए विशेष न्यायालय का भी गठन किया जा सकता है। जो चीज हम इसके अगले टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय का प्रावधान। यह है स्पेशल कोर्ट्स या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स। विशेष अदालत न्यायालय मतलब स्पेशल कोर्ट्स, अनन्य विशेष न्यायालय मतलब एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। इसमें पीड़ितों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए इस अधिनियम की धारा है 14, सेक्शन 14। अब इसमें भी सेक्शन 14 में सेक्शन 14 फर्स्ट है, धारा 14 फर्स्ट। इसके तहत आने वाले अपराधों का स्पीडी ट्रायल हो, और स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों की सहमति से, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना जारी करके और हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है। स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है, और या फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है एज पर सेक्शन 14 फर्स्ट। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? विशेष न्यायालय या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। इनके लिए राज्य सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ एग्जाम में कई बार चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिया रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये अब जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, इस अधिनियम के तहत जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है, इसकी बात करें तो इसमें इस अधिनियम के तहत अपराधों की संख्या ज्यादा अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। वहां केवल इसी अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से एक्सक्लूसिव न्यायालय बनाए जाते हैं। सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में SC ST के खिलाफ मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो वहां पे ये अदालत बनाया, ये न्यायालय बनाया जाता है एक्सक्लूसिवली। अदरवाइज स्पेशल कोर्ट तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव वहीं बनाया जाएगा जहां पे ये अपराध ज्यादा हो रहे हैं। और एक्सक्लूसिव का मतलब है डे टू डे, डे टू डे, डेली इसमें सुनवाई। अब इसमें एक सेक्शन और है, और वो है सेक्शन 14(3), धारा 14(3). इसके अकॉर्डिंग जो विशेष न्यायालय है, स्पेशल कोर्ट है, इसमें मामलों का जो ट्रायल है वो चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये इसकी टाइमलाइन है। तो इसमें टाइमलाइन किसमें दी हुई है? अगर विशेष न्यायालयों में कोई मामले विचाराधीन है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब चार्जशीट दाखिल होने के 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को पूरा किया जाए 60 डेज में। और ये किस में मेंशन किया हुआ है? SC ST एक्ट की धारा 14(3) में। इसमें एक सेक्शन है 15, धारा 15 है, और ये 15 किससे संबंधित है? विशेष लोक अभियोजन का प्रावधान है इसमें। विशेष लोक अभियोजन जो एग्जाम में पूछा था पिछली बार, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये कहां पे है, किस धारा में मेंशन है? तो विशेष न्यायालय में जो मामले हैं उनकी पैरवी करने के लिए एक सरकारी वकील की नियुक्ति का भी प्रावधान है। ये विशेष लोक अभियोजन है, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये क्या होता है? सरकारी वकील होता है। इसकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 15 में है। अब राज्य सरकार है, हर न्यायालय में जो स्पेशल कोर्ट है, प्रत्येक विशेष न्यायालय में एक अधिवक्ता को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में इसमें नॉमिनेट करती है। मतलब जितने भी स्पेशल कोर्ट हैं SC ST के तहत, उनमें हर जगह स्टेट गवर्नमेंट का एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो पूछा गया था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या संबंधित जो अधिवक्ता, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, विशेष लोक अभियोजन, ये किसे बनाया जा सकता है? तो इसके पास जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता को बनाया जाता है, एडवोकेट को,
एडवोकेट को बनाया जाता है, लेकिन उसके उनके पास में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। जिन्हें एडवोकेट को बनाया जाएगा, जिन एडवोकेट को, उनके पास 7 साल का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। ये इसमें विशेष लोक अभियोजन का पूछा था। देखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप निश्चिंत होकर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो धारा 3 क्या है इस एक्ट की? SC/ST एक्ट की जो धारा 3 है, ये है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। जो अत्याचार हुआ उसमें जो अपराधी है उसको क्या दंड मिले, क्या सजा मिले, उसका प्रावधान है इसमें धारा 3 में। SC/ST के किसी सदस्य को खाद्य या अखाद्य पदार्थ खाने पे मजबूर करना, उसकी भूमि पे अवैध रूप से कब्जा करना, उसको अपमानित करना, ये सब के लिए कम से कम 6 महीने की 6 मंथ, कम से कम 6 महीने का इसमें सजा है। और मैक्सिमम जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद। तो 6 महीने से और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है इसमें धारा 3 में। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई भी लोक सेवक है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है या कोई सिविल सर्वेंट है, कोई भी लोक सेवक किसी भी लेवल पे, कोई भी अधिकारी SC/ST एक्ट का सदस्य नहीं है और जानबूझकर इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है, तो उसे भी 6 महीने से और 1 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अगर जानबूझ के अनदेखी करता है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी 6 महीने से 1 साल तक की उसको सजा का प्रावधान है इसमें। कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, धारा 4। सेक्शन 18 क्या है? धारा 18, इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। अगर आप, किसी ने SC/ST का एक्ट लगा दिया, इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था जिसमें कहा था कि इसका मिसयूज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्या है, आपसी रंजिश में भी इसका यूज कर लेते हैं। तो वो इसमें है, प्रारंभिक जांच की जरूरत ही नहीं है इसमें जो। तो धारा 18 क्या कहता है? धारा 18 की बात करें, सेक्शन 18, तो इसमें CRPC था, अब BNS आ गया है। BNS, पहले CRPC था, जो दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें एंटीसिपेटरी बेल का लाभ नहीं मिलेगा। एंटीसिपेटरी जो बेल है, अग्रिम जमानत, वो नहीं मिलेगी इसमें। एक बार किसी ने इस केस कर दिया तो फिर आपकी जमानत नहीं होती है। धारा 18A क्या है? ये धारा जोड़ी है सरकार ने 2018 में, गवर्नमेंट ने 2018 में संशोधन करके, और ये धारा जोड़ी है कि अगर FIR दर्ज हो गई आप किसी के खिलाफ, FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो उसकी उसकी कंप्लेंट ले ली जाती है और उसके बाद थोड़ी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, और कोई सीरियस इश्यू होता है तो उसमें तुरंत FIR दर्ज की जाती है। जनरली देखने को मिलता है, कोई मीडिया में जो चीजें चल रही है आजकल उन पे जल्दी FIR होता है। लेकिन कोई कंप्लेंट भी लेके जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है, उसके बाद फिर उसको FIR कर लेते हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, उसकी जरूर चेक करते हैं कि मामला क्या है। अब 2018 में इसमें संशोधन किया है इस एक्ट में, और 2018 में संशोधन करके इसमें धारा जोड़ी है 18A, और इसमें कह दिया कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है, या किसी अधिकारी की परमिशन की भी जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाने जाते हैं तो वो अपने सीनियर अधिकारी से पूछता है कि इसका FIR दर्ज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि FIR दर्ज करना मतलब पुलिस पे प्रेशर रहता है, फिर उसको कंप्लीट करना है, होता नहीं, उसकी सर्विस रिकॉर्ड में बोलता है वो कि ये केस थे, कितने केस सॉल्व किए, कितने पेंडिंग, ये सब उनके सर्विस बुक में। इसलिए आप देखते होंगे कई बार लोग FIR दर्ज करवाने जाते हैं, उनके साथ भी कुछ मिसबिहेव देखने को मिलता है। सब जगह तो नहीं, लेकिन कुछ इक्के दुक्के जरूर होते हैं, वो यही वजह होती है। तो इसमें ना तो किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत होती है, FIR दर्ज करनी होती है इसमें बिना प्रारंभिक जांच के। यह है धारा 18, जो सबसे खतरनाक है। तो ये है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग जो
शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको कहा जाता है अनुसूचित जनजाति, और जो शेड्यूल कास्ट है उसको कहा जाता है अनुसूचित जाति। तो ये हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी की। अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब है। जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब है मध्य प्रदेश में। और ये जो गठन हुआ था राज्य में जनजातीय कल्याण का जो एक प्रशासनिक स्तर है, पहली बार इस आयोग का गठन 1993 1993-94 में 93-94 में इसका गठन किया गया था। ये वैधानिक अधिनियम है। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए राज्य विधानसभा ने, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 को पारित किया गया था। इस आयोग का गठन किया गया था 93-94 में। प्रशासनिक स्तर पे पहली बार जो गठन किया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किया था। बाद में इसको कानून बनाया, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित किया गया 1995 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम का संख्या, तो ये 25वां नंबर का अधिनियम था। इसको मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हो गया ये 1995 में, प्रशासनिक स्तर पे 93-94, फिर विधानसभा से 95 में। अब राज्यपाल ने, गवर्नर ने इसको कब मंजूरी दी? तो राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी इसको 24 मई को, 24 मई 1995, 24 मई 1995 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। और फिर ये पूरी तरीके से सांविधिक निकाय, जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये अस्तित्व में आया 24 मई 1995 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का जो मुख्यालय है ये भोपाल में है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? किसके अंतर्गत आता है? तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, जनजातीय कार्य विभाग, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इस आयोग का जो प्रशासनिक कामकाज है उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। अब इसमें कंपोजिशन देखे आयोग की संरचना, तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो खुद एसटी समुदाय से हो। जो चेयरमैन होते हैं वो खुद एसटी समुदाय से होने चाहिए। दूसरे, इसमें चेयरमैन के अलावा 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन हो गए प्लस 2 इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, अशासकीय सदस्य, जिन्हें जनजातीय समाज के कल्याण और विकास का काफी व्यापक अनुभव हो, जिन्होंने इस फील्ड में काम किया हो, एसटी कम्युनिटी के कल्याण के लिए सोशल वेलफेयर का काम किया हो, उनको एक्सपीरियंस हो। वो 2 लोग और होते हैं चेयरमैन के अलावा। इसके अलावा इसमें शासकीय सदस्य होते हैं। शासकीय सदस्य जनजातीय विकास आयुक्त जो गवर्नमेंट के होते हैं, कमिश्नर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, कमिश्नर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, ये इसमें जनजातीय विकास आयुक्त इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें कार्यकाल कितना होता है? तो टोटल इसमें कितने हो गए एसटी कमीशन में? एक चेयरमैन, 2 नॉन ऑफिशियल और एक ऑफिशियल। जो ऑफिशियल होते हैं वो कमिश्नर ऑफ ट्राइबल डिपार्टमेंट होते हैं, नॉन ऑफिशियल 2 अशासकीय सदस्य जिन्हें इसका एक्सपीरियंस, और एक चेयरमैन जो खुद एसटी कम्युनिटी से हो। अध्यक्ष और जो इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं, क्योंकि सरकारी सदस्य जो कमिश्नर हैं उनका तो कार्यकाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रांसफर होता रहता है, वो तो उनकी पोस्ट पे कोई दूसरे अधिकारी आएंगे, दूसरे पर्सन आएंगे तो वो बन जाएंगे, तो वो इसमें कार्यकाल मैटर नहीं करता। लेकिन जो ये बाकी के 3 कैंडिडेट हैं, इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 3 साल का होता है। इन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया उससे 3 साल तक। आयोग के प्रमुख काम और इनकी पावर क्या होती है? किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी जांच करना। ये खुद स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, सुमोटो जारी कर सकते हैं, ये शिकायत के आधार पे जांच कर सकते हैं। ये सिविल कोर्ट पावर्स है इनके पास, दीवानी न्यायालय की शक्तियां, किसी भी मामले में जांच या पूछताछ करते समय आयोग के पास जो एक सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट की जितनी पावर होती है इनके पास, दीवानी न्यायालय होता है उसके समान शक्तियां होती है। किसी भी अधिकारी को समन जारी कर सकते हैं, ये गवाहों को बुला सकते हैं और सार्वजनिक दस्तावेज भी मांग सकते हैं। ये इनके पास पावर होती है। ये गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इस पे कमीशन पे जो वार्षिक रिपोर्ट देती है उसमें ये मेंबर एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करते हैं, एक सलाहकार की भूमिका के रूप में भी ये काम करते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है, जिन साथियों ने शुरू में स्किप किया उनकी जानकारी के लिए, अभी 28 जून से और 30 जून तक 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको जो अब तक प्रैक्टिस टेस्ट हुए हैं 35 प्लस, और आपके एग्जाम तक 50 के आसपास का टारगेट लेके चलते हैं, 35 प्लस वो प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो कि हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, तो ये अच्छे से पढ़ लिए हैं आपने, और जो रिवीजन करवाएंगे 1 जुलाई से उसको फॉलो कर लिया, तो आप यहां से इजीली 35 क्वेश्चन सही कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ये ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 28, 29, 30 3 दिन के लिए है। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश है ये खनिज संपदा के मामले में भारत के जो रिच स्टेट हैं, धनी राज्य हैं, उनमें आता है मध्य प्रदेश। शीतल पानी, गिदारी, धौरली और चट्टा खदानें, यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं मिनरल से रिलेटेड। देखिए ये जो खदानें हैं, शीतल पानी, गिदारी, धौली और चट्टा खदानें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले के अंतर्गत जो माइनिंग ब्लॉक है, स्पेशली जो हेमेटाइट और लिमोनाइट की जो किस्म है, आयरन ओर की, आयरन ओर, लौह अयस्क, उनके भंडारों के रूप में चिन्हित किया गया है इनको। शीतल पानी, गिदारी, धौली और चट्टा खदानें, इनका संबंध किससे है? लौह अयस्क से। और कहां पे? जबलपुर और कटनी। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए यहां से पूछा जाता है। तो आपको एक एक करके चीजें देखनी है। ये जो चट्टा खदानें हैं, ये लौह अयस्क, स्पेशली हेमेटाइट और लिमोनाइट की किस्म है, जबलपुर और कटनी जिले में। इन चारों का आप नाम ध्यान रखिएगा, इनका संबंध लौह अयस्क से है और जबलपुर और कटनी जिले में। और पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, तो एक रूपांतरित चट्टाने हैं, और रूपांतरित में जो बीजावर सीरीज है, बीजावर सीरीज की जो चट्टाने हैं, बीजावर श्रृंखला की चट्टाने हैं ये। अब तांबा के संदर्भ में अगर बात करें, ये तो आयरन ओर का था, लेकिन तांबा के संदर्भ में बात करें तो तांबा है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देखें तो बालाघाट जिले में है मलाजखंड, मलाजखंड कॉपर बेल्ट है। उसका जो विस्तारित रूप है, उसमें भी शीतल पानी, गिदारी, धौरली और चटक क्षेत्र का उल्लेख होता है। ये जो हमने पढ़ा है तो लौह अयस्क का, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं आप एग्जाम में गलती के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये जो हमने पढ़ा, जबलपुर, कटनी, बीजापुर, आयरन ओर है ये चट्टाने, लेकिन इनका जो एक विस्तारित रूप है इन्हीं चट्टानों का, वो कॉपर से भी संबंधित है। किससे? तांबे से, कॉपर से। अब जैसे बालाघाट में मलाजखंड कॉपर बेल्ट है, उसका जो एक्सपेंशन है, विस्तारित रूप है, वो भी शीतल पानी, गिदारी, धौरली और जट्टा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है वहां पे भी, जो तांबा और लेटेराइट आधारित जो बॉक्साइट के निक्षेप हैं उनके लिए जाना जाता है। और वो किस रेंज में आता है? ये जो कॉपर वाली बात कर रहे हैं हम, इसमें जो मलाज खंड है, इसका जो चर्चा कर रहे हैं, तांबा और लेटेराइट आधारित बॉक्साइट निक्षेप, ये मैकल रेंज में आते हैं, मैकल रेंज में, मैकल रेंज। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है कि शीतल पानी, गिदारी, धौली और जट्टा खदानें मेनली जबलपुर, कटनी, ये तो लौह अयस्क के लिए, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, इससे मिलता जुलता नाम है शीतल पानी, मझगांव बेल्ट, ये बालाघाट में जो कॉपर की है। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। और इसमें दूसरा जो पूछ लिया जाता है, शीतल पानी, मझगांव बेल्ट, बालाघाट में कॉपर के लिए चर्चा में रहता है। तो कॉपर का ये बालाघाट रीजन में है, ये जबलपुर और कटनी में आयरन ओर का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्राथमिकता आपको आयरन ओर को ही देनी है, क्योंकि ये ऑफिशियली माइनिंग ब्लॉक का हिस्सा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आयरन ओर को ही प्राथमिकता देनी है। और अगर आपसे बालाघाट की मलाजखंड का पूछा जाता है तो वो कॉपर माइंस है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में पूछा जाता है।
मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज और उनके जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं वो डिस्कस करते हैं हम। मेजर मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैंगनीज, मैंगनीज है, इसमें मध्य प्रदेश का देश में पहला रैंक है मैंगनीज में। मैंगनीज की खदानें कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? भरवेली खदान है बालाघाट में, अंडरग्राउंड खदान है भरवेली, बालाघाट, बालाघाट जिले में है भरवेली। और इसके अलावा बालाघाट के अलावा दूसरा जो इसका मैंगनीज का है छिंदवाड़ा में। कहाँ पे? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश मैंगनीज में पहले नंबर पे है देश में। इसके जो प्रमुख खदानें हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा में है। भरवेली खदान है जो एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत मैंगनीज खदान है, ये ध्यान रखना है। दूसरा तांबा, तांबा मध्य प्रदेश कॉपर में भी देश में पहली रैंक है मध्य प्रदेश की। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर मलाजखंड, वो बालाघाट, वो पूछ लिया जाता है क्योंकि मलाजखंड भारत की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है। ओपन कास्ट, ओपन एयर ओपन कास्ट तांबे की खदान है और इसको HCL संचालित करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। डायमंड की बात करें तो डायमंड में मध्य प्रदेश का देश में एकाधिकार है, 100% लगभग यहीं पे होता है। और इसके जो मेजर जगह है, मझगांवा खदान है पन्ना में, मझगांवा पन्ना जिले में। इसके अलावा सतना में भी तो अभी चल रहा है। तो पन्ना को हीरा नगरी भी कहा जाता है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा यहाँ खनन किया जाता है। NMDC इसका खनन करता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। नेक्स्ट आयरन ओर, आयरन ओर का जो प्रमुख उत्पादन है ये छतरपुर, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, सागर। लोहा इसका ज्यादा कहाँ होता है? छतरपुर में, जबलपुर में, कटनी में, ग्वालियर में और सागर में। और यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा आयरन ओर पाया जाता है? वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो अयस्क है वो मुख्यतः उत्तम किस्म का हेमेटाइट अयस्क यहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट के जो प्रमुख उत्पादक जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, रॉक फॉस्फेट होता है झाबुआ में, झाबुआ के अलावा सागर में, और सागर के अलावा फिर इसमें छतरपुर में। झाबुआ, सागर और छतरपुर ये रॉक फॉस्फेट के लिए जाने जाते हैं। और रॉक फॉस्फेट का भी प्रमुख उत्पादक है मध्य प्रदेश देश में, लेकिन रैंक अभी पहले दूसरे में नहीं आता है। फर्टिलाइजर उद्योग के लिए ये जरूरी होता है रॉक फॉस्फेट, किसके लिए? फर्टिलाइजर के लिए। कोयले की बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में चौथा है कोयले के उत्पादन में। यहाँ पे जो पूछा जाता है कोयले का, सोहागपुर जो शहडोल में है, सोहागपुर, सोहागपुर शहडोल में आता है। इसके अलावा सिंगरौली और पाथाखेड़ा, ये कोयले से संबंधित प्रमुख जगह है। सोहागपुर जो शहडोल जिले में आता है, सिंगरौली और पाथाखेड़ा। पाथाखेड़ा, सिंगरौली को तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है सिंगरौली में। इसके अलावा अगर हम देखें तो बॉक्साइट, बॉक्साइट है, ये भी ये प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश देश में। अमरकंटक, अमरकंटक के अलावा, अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक। और कटनी और शहडोल, अनूपपुर, कटनी और शहडोल, यहाँ पे बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जगह हैं ये। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है ये अमरकंटक का बॉक्साइट। ये कहाँ जाता है? अमरकंटक में जो बॉक्साइट अनूपपुर जिले में होता है ये कहाँ भेजा जाता है? तो ये हिंडाल्को को भेजा जाता है, हिंडाल्को। और हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में आता है। उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट में हिंडाल्को है, संयंत्र है, वो वहां भेजा जाता है मध्य प्रदेश का में जो अमरकंटक में बॉक्साइट होता है उसको। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मान के चलिए आप। पिछले जो जितने भी एग्जाम हुए, ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के, जितने भी जनरल स्टडीज के एग्जाम हुए हैं पिछले 3-4 साल में,
क्योंकि पहले जीएस का पेपर नहीं होता था एमपीपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर कई एग्जाम्स में। लेकिन जितने भी एग्जाम है सबका हम जो भी एग्जाम होती है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं पेपर को, कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है, किस वजह से चर्चा में था, क्या वजह रही, और जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो पूछे जाते हैं। अभी जैसे फॉरेस्ट इंडिया जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है नई 2023 की रिपोर्ट 2025 में आई है, और अभी जो अगली रिपोर्ट आएगी वो 2025 की रिपोर्ट आएगी 2027 में, हर 2 साल में आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसकी वजह एक ये भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा कमी हुई है फॉरेस्ट में। पिछली बार जब हम ये टॉपिक करवा रहे थे तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं आता है तो क्यों बताते हो। ऐसा नहीं है, आप पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 2021 वाली, अभी की रिपोर्ट पढ़िएगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, और उसकी वजह ये है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है तो गिरावट भी यही होगी, ऐसा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। मध्य प्रदेश के वन एवं उनके प्रकार, फॉरेस्ट एंड क्लासिफिकेशन इन मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य का यहाँ लगभग 25% वनों से आच्छादित है। अब एक एक करके देखें। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक विस्तृत और मुख्य वन प्रकार है ये। राज्य का जो कुल वन क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा भाग इसी का है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा किस टाइप के वन है मध्य प्रदेश में, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके लिए कितना रेनफॉल चाहिए, ये कहाँ पे उगते हैं, ये इस तरीके के जो वृक्ष हैं ये वन हैं, तो इनके लिए 50 से और 100 सेंटीमीटर इतना रेनफॉल होता है, वहां पे ये वन पाए जाते हैं। मेन एरियाज कौन कौन से हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ये सागर, दमोह, इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, इनके मैदानी भागों में ये वन पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका सबसे मुख्य वृक्ष कौन सा है, तो ये जो इस टाइप के वन है इनका सबसे मुख्य वृक्ष है सागौन। सागौन इनका मुख्य वृक्ष है। इसके अलावा यहाँ पे तेंदुपत्ता, शीशम, नीम, पीपल, बबूल, इनके वृक्ष भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और जो गर्मी का सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु, इसके शुरू में पानी की कमी होती है, इसकी वजह से इन इन वृक्षों की पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं, नई पत्तियां आती है बाद में। तो ये जिले ध्यान रखिएगा, 50 से 100 सेंटीमीटर, और सबसे ज्यादा ये इस टाइप के ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र नम पतझड़ वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये दूसरा सबसे बड़ा वन है मध्य प्रदेश में। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र इसी वन का है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके लिए जो बारिश चाहिए 100 से और 150 सेंटीमीटर के जहां बारिश होती है रेनफॉल, वहां पे ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं। मेनली जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौन से एरियाज में है, तो जो साउथ ईस्ट का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, और उसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सीधी, शहडोल और उमरिया, और स्पेशली दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ये। जनरली यही पूछा जाता है किस एरिया में, तो दक्षिण पूर्वी में ये इस तरीके के वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, तो ये कहां पे पाए जाते हैं, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, वहां पे ये वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। और सबसे जो कम है कहां पे होती है, जो ऊपर का क्षेत्र है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पे बारिश कम होती है, भिंड, मोरेना, इसके अलावा देखेंगे तो बारिश कम श्योपुर और शिवपुरी, यहाँ पे बारिश कम होती है। इसके अलावा आप ग्वालियर और दतिया भी जोड़ सकते हैं, यहाँ ये इन क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं।
जैसे बबूल, खैर, बेर, करौंदा, कीकर, इस तरीके के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट। यहां से एक चीज और पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में कि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो वृक्ष है वो सागौन है, जो कुल वन क्षेत्र में पाया जाता है। और सागौन का जो पूछा जाता है टीक का, वो सबसे उत्तम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का जो सागौन के वन है उनके लिए कौन सा फेमस है? बोरी घाटी क्षेत्र है। बोरी घाटी क्षेत्र है, बोरी वैली एरिया। और ये कहाँ पे आता है? जो पहले होशंगाबाद कहा जाता था, अब उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो नर्मदापुरम में ये हमें ध्यान रखना होगा। बोरी घाटी क्षेत्र होशंगाबाद, जो अब नर्मदापुरम हो गया है, वहां पे सागौन के सबसे अच्छे किस्म के वन पाए के लिए प्रसिद्ध है। वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, पहला राज्य है जिसने वनों का पूरी तरह से नेशनलाइजेशन किया 1970 में। मध्य प्रदेश वर्ष 1970 में वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। देश में जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता, उसका उत्पादन लगभग 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अकेले मध्य प्रदेश में होता है तेंदुपत्ते का। और आप जानते हैं तेंदुपत्ते का यूज कहाँ होता है? जो बीड़ी उद्योग होता है, बीड़ी जो ये पीने वीने की स्मोकिंग वगैरह, ये बीड़ी उद्योग में होता है इसका। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तेंदुपत्ता का? इसका 1964 में किया गया था। पूरी तरह से तो 1970 में, लेकिन तेंदुपत्ता का 1964 में कर दिया गया था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और 12 जुलाई को जिनका एग्जाम है, अब बाकी सब चीजें छोड़ के और आप अपने पूरा फोकस डेडिकेटेड प्रिपरेशन में लग जाइए। खुद को टाइम दीजिए, अच्छा एक लाइट फूड और अच्छी हेल्दी नींद, जो प्रॉपर आपका शेड्यूल रखिएगा, क्योंकि वो चीजें भी बहुत मैटर करती है। हेल्थ, अगर अच्छी हेल्थ है तो अच्छा माइंड चलता है और हम पूरा एफर्ट लगा पाते हैं। और अब उसी की जरूरत है हमें, और उसके लिए अभी 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य, इंडिया इंडेक्स 23-24। यही लेटेस्ट है 2023-24 का, यही लेटेस्ट है अभी। तो इसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश का अलग अलग चीजों में क्या स्कोर रहा है। ये चौथा एडिशन है और इसमें मध्य प्रदेश है जो परफॉर्मर कैटेगरी में आता था पहले, अब मध्य प्रदेश है जो परफॉर्मर से कहां पहुंच गया? ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं। ओवरऑल रैंक में मध्य प्रदेश परफॉर्मर से अब फ्रंट रनर बन गया है, परफॉर्मर से फ्रंट रनर बन गया है। फ्रंट रनर मतलब इसका जो ओवरऑल है, ये देखिए इसकी रेंज है 65 से 99 के बीच में इसका स्कोर, किसी में 99 भी है, किसी में 65 भी है। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में चला गया है, परफॉर्मर से अभी इंप्रूव हुआ है। भारत का राष्ट्रीय स्कोर देखे अगर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, नेशनल जो ओवरऑल स्कोर है देश का, पूरे देश का, वो 71 है। और मध्य प्रदेश इसमें सुधार कर रहा है। मध्य प्रदेश में किस में कितना स्कोर है ये पूछा जाता है, तो कि इनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन किस में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 90 है। कितना है? 90। सर्वोच्च स्कोर 100% घरेलू विद्युतीकरण और एलपीजी के कनेक्शन की वजह से 90 दिया गया है मध्य प्रदेश को। इसमें अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 7 किससे रिलेटेड है? सस्ती और साफ ऊर्जा, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। इसके अलावा एसडीजी 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसमें मध्य प्रदेश का एसडीजी 6 में 87 है। ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हर घर जल जो योजना थी उसकी वजह से ये स्कोर इंप्रूव हुआ है। संधारणीय शहर और समुदाय, इसको कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है, 11वें गोल में इसमें मध्य प्रदेश को मिला है 86।
एसडीजी 4 में जो मध्य प्रदेश को मिला है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें मध्य प्रदेश का रहा है 84 और 68। 84 और 68। बुनियादी ढांचा सुविधाएं जैसे स्कूलों में बिजली, पेयजल और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय, इसमें दो पॉइंट होते हैं। तो जो 84 रहा है ये तो स्कूलों में बिजली, पेयजल और जो गर्ल्स हैं उनके लिए अलग से शौचालय, उसके लिए इसमें सुधार हुआ है और ओवरऑल इसमें ये था। एसडीजी 12 जो लक्ष्य 12 है, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, इसमें मध्य प्रदेश का जो स्कोर रहा है 77 है इसमें मध्य प्रदेश का। और बायोमेडिकल और जो खतरनाक अपशिष्ट है उनका जो रिसाइकल किया है उससे इंप्रूव हुआ है। पहले 67 था, फिर ओवरऑल जो 67 है, अब इसके कंपैरिजन में इसमें सुधार हुआ है 77। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा एसडीजी 9, इसमें मध्य प्रदेश का जो है 66 है इसमें मध्य प्रदेश का, इसमें 66 है मध्य प्रदेश का। इसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा 66 या 69 है तो वो हम आपको कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा। इसका जहां तक है इसमें 99% 66 ही है, 99.9%। फिर भी अगला जो करवाएंगे टॉपिक उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है 66 और 69 में, लेकिन 99.9% 66 ही है। लैंगिक समानता जो जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी में मध्य प्रदेश का 53 है। परफॉर्मर कैटेगरी में है मध्य प्रदेश, इसमें जेंडर इक्वलिटी में इसमें सबसे न्यूनतम स्कोर है मध्य प्रदेश का जेंडर इक्वलिटी में एसडीजी 5 में, और इसमें सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की, सुधार की जरूरत है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये 3 दिन आपके लिए ही रखा है, 50% का डिस्काउंट, तो इसको ग्रैब कर लीजिएगा, यहाँ से इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सिंपल से इंपॉर्टेंट टॉपिक और पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम तो आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, वीडियोज, ये सब कंप्लीट पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो 15 दिन में आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट के पीडीएफ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम तक मिलेंगे 50+, और इनमें से लगभग वही टॉपिक करवाए जाएंगे जहां से एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। नमस्कार।